स्मृति जी, वाकई आपकी जो अभी तक की जीवन यात्रा है वो किसी भी सामान्य भारतीय लड़की महिला की कहानी है, संघर्ष की और कहीं पहुंचने की। और ये किसी की भी बेटी, किसी की भी बहन की कहानी हो सकती है। नो, एवरीबडी शुड रिलेट विद इट एंड एवरीबडी रिलेट्स विद इट। शायद लोग रिलेट करते होंगे कि You should not lead your life so that it becomes relatable. You should lead your life so that it is acceptable to you and those who love you. That's it. मेरा मेरा जो सवाल है वो ये कि आपके साथ लोग आप में देखते होंगे ना कि ये देखिए संघर्ष किया, यहाँ तक पहुंचे। पता नहीं, जो देख रहे हैं उनको बता रही हूँ कि आसान नहीं है। बिल्कुल आसान नहीं। अजीत डोभाल ने एक बार एक सार्वजनिक भाषण में कहा था, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए पहले मरना पड़ता है। हाँ नहीं, बिल्कुल आसान कैसे हो सकता है इतना लंबा संघर्ष करना। तो इसमें किसी को भी देखकर गर्व होना चाहिए कि देखिए ये है भारत जिसमें इस तरह की एक सामान्य परिवार से आने वाली लड़की संघर्ष करती है, तो जहाँ वो सोचती है उसे पहुँचना चाहिए वहाँ वो पहुँचती है और पहुँच सकती हैं। बाकी तमाम बेटियाँ भी, बाकी तमाम बहनें भी वो वहाँ पहुँच सकती हैं। लेकिन फिर मैं वापस उस बात पर आती हूँ कि लेकिन उसके बाद हम जो एक नैरेटिव सुनते हैं, हम जो एक बार बार बात सुनते हैं वो कहते हैं कि एक जो इमेज बनती है कि गुस्सैल हैं, एटीट्यूड है। तो ये वाली, ये जिस पे गर्व होना चाहिए उसमें ये वाली बात क्यों बीच में ऐड हो जाती है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किस बात पे गुस्सा आता है, जिसने मुझे सार्वजनिक तौर पर शायद संसद में कभी सुना हो। 2 स्पीचेस हैं मेरी जो बार बार अलग अलग अंदाज़ों में लोग कहते हैं अरे गुस्सा बहुत आता है। एक स्पीच है जब मैं देश की राष्ट्रपति के सम्मान में एक डिफेंस प्रस्तुत कर रही हूँ। देश की राष्ट्रपति महिला हैं, साधारण गरीब परिवार से हैं, उनके अपने जीवन का एक संघर्ष है। उन्होंने नहीं कहा था कि मुझे उम्मीदवार बनाओ राष्ट्रपति का, मेरी पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया और सबसे उम्दा उम्मीदवार है इसलिए वो राष्ट्रपति का चुनाव जीती। उस वक्त उन्होंने जो जीवन में पाया, उनके माध्यम से राष्ट्र के प्रति जो योगदान हुआ, विपक्षी पार्टी के कुछ नेताओं ने उस योगदान में कोई खोट नहीं देखी। तो जब योगदान में उनको कोई खोट नज़र नहीं आया तो उन्होंने उन पर अटैक किया एक औरत के नाते, और ये भूल गए जिसे वो अटैक कर रहे हैं वो हमारे देश की सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस हैं। तो मैं देश की सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस को जब डिफेंड कर रही हूँ, जब विपक्ष के कुछ नेता चरित्र हनन करने की कोशिश कर रहे हैं या बिल्कुल ही घटिया शब्दों का उनके लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो छोड़ दीजिए कि मैं औरत हूँ, एक हिंदुस्तानी होने के नाते हम सबको उस वक्त वो नाराज़गी होनी चाहिए थी, वो आक्रोश होना चाहिए था जो मैंने संसद में व्यक्त किया। दूसरा, जो मेरा स्पीच वायरल होता है और मैं शुक्रगुजार हूँ कि हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को देश की जनता उसे याद करती है, उस स्पीच में क्या अंश था जो लोगों को लगा कि मैं बहुत ही इमोशनल हो गई हूँ। आप मेरे देश में किसी भी जगह पर ये बोलो भारत तेरे टुकड़े होंगे, ठीक है, मैं किसी राजनीतिक परिवार से हूँ नहीं, मैं चाहती तो जेन्युइनली सिर्फ एक्टिंग करती रहती, हाथ हिलाती, और मुझे संघर्ष करने की सड़क पे ज़रूरत नहीं थी। मैंने पुलिस के भी डंडे खाए हैं अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी को डिफेंड करने के लिए, अपने राष्ट्र के कुछ अहम मुद्दों को प्रस्तुत करने के लिए जेल भी गई हूँ, डंडे भी खाए हैं। जिस इंसान ने स्वेच्छा से ये संघर्ष किया है, आप उसके सामने बड़े ही आसानी से कह दें भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। मुझे समझ नहीं आता क्यों किसी को गुस्सा नहीं आता अगर मेरे देश के टुकड़े करने की आप बात करें, मुझे आता है। और अपने देश के बारे में गर्व की अनुभूति करने से अगर कोई परेशान होता है तो मेरी बला से। अगर मेरा आक्रोश कोई नहीं समझता जब अपने देश के बारे में प्रफुल्लित मन से अथवा एक संकल्प की दृष्टि से बात करती हूँ, अगर मैं आपको पसंद नहीं आती हूँ क्योंकि मैं अपने देश को, अपने कमांडर इन चीफ को डिफेंड करती हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्रपति के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए खड़ी थी, किसी से एक्सेप्ट होने के लिए वहाँ नहीं खड़ी हुई थी।
एक मंत्री के नाते खड़ी थी, एक भारतीय के नाते खड़ी थी, और मुझे जो लगा अपने राष्ट्र के प्रति, अपने राष्ट्रपति के प्रति, उसको मैंने अपने शब्दों में, अपनी विदा में मैंने उसको प्रस्तुत किया. आई एम नॉट अपोलोजाइजिंग फॉर स्टैंडिंग अप टू डिफेंड माई प्रेसिडेंट and my country. You should not at all.